संवरेरङ्कता गुहावेधा भेदेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः सामिन्दर विषवदेवेभिरङ्कतां दिव्यन्नाभो गच्छतु जत्सवाः। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका। अब समय है कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, वरिष्ठ जनों और गणमान्य जनों और प्रिय विद्यार्थियों के इस आभासी पटल पर वाचिक स्वागत का। इसके लिए मैं श्री रणवीर परिसर जम्मू के साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य जनों, अतिथियों का वाचिक स्वागत करें। आदरणीय सतीश सर। श्री वाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती। आज के इस पुण्य अवसर गांधी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान, मुख्य विषय वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता। इस सुंदर समंजसा समन्वित विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा महोदय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परमादरणीय प्रोफेसर के.बी. सुब्बा रायुडू महोदय, जो संरक्षक के रूप में हम सब के उत्साहवर्धन, हम सब के उत्साह शक्ति को जागृत करने के लिए उपस्थित हुए। हृदय के अंतस्थल से, क्योंकि इस समय में जो अभी कुछ महीनों से जो हमारे नेट की तैयारियों का इतना व्यस्ततम समय चल रहा है और माननीय कुलपति महोदय प्रत्येक क्षण विविध गतिविधियों में इतने व्यस्ततम रहते हुए भी इस कार्यक्रम के लिए जो पधारे, तो हृदय के अंतस्थल से माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करता हूं। मुख्य वक्त्री के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे माननीय कुलपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, जिनके अभी भाषण से, जिनके व्याख्यान से हम वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता पर उनके सद्विचार सुविचार को आत्मसात करेंगे। उनके इस वैचारिक आदान प्रदान हेतु, उनके विनिमय हेतु, उनके यहाँ पधारे, इनके लिए मैं हृदय के अंतस्थल से माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करता हूं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रणवीर परिसर जम्मू के यशस्वी निदेशक आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदय इस पूरे कार्यक्रम में परिसर के ओर से जो पूरा दायित्व, पूरा सूत्रधार के रूप में काम कर रहे, उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में जो इतना समय निकाला, उनका हृदय के अंतस्थल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को समन्वित करने में अभी पूरे सप्ताह भर से इसकी रूपरेखा को तैयार करना और एक उसको स्वरूप प्रदान करने में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर के आधुनिक विषय विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा महोदय, मैं उनका हृदय के अंतस्थल से स्वागत करता हूं। और इस पूरे कार्यकलाप को एक क्रियान्वित रूप में, ज्ञान और क्रिया का समन्वय रूप देने के लिए जो हमारे प्रिय संयोजक महोदय, संचालक महोदय डॉक्टर योगेंद्र कुमार दीक्षित जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इससे पूर्व जो हमारे श्री रणवीर परिसर के विविध विभागाध्यक्ष महोदय, वेद विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी, उनका भी स्वागत करता हूं हृदय के अंतस्थल से। विधु विषयों में विश्वनाथ, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र महोदय, सादर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश
चंद्रदास महोदय का भी हार्दिक स्वागत। सर्वदर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी, हार्दिक स्वागत। अन्य परिसर के जो अन्य माननीय प्राध्यापक गण, हमारे सतीर्थ जो सबंधु इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और पूरे राष्ट्र से, जैसा कि अभी दीक्षित जी ने बतलाया कि केवल परिसर और हमारे मुख्यालय से नहीं अपितु देश के विविध भागों से भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्योंकि ये एक सुखद संयोग कहा जाए कि महात्मा गांधी जयंती के साथ ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आज ही है। और विषय भी बड़ा सुंदर समन्वय जो हमारे कुलपति जी इसमें जो विचारों का आदान प्रदान करके एक मार्गदर्शन भी करेंगे। वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता। गांधीवाद देखा जाए तो सत्य और अहिंसा ये दो प्रधान रूप से जो मन तन दोनों को, हमारे लिए कहा जाए तो संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो जो एंटीवायरस का काम करते हैं। तन और मन दोनों का स्वस्थ होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर थोड़ा सा भी वायरस हो तो काम नहीं करता। अधिक न कहते हुए इतने सुंदर सटीक और समन्वयात्मक विषय के लिए हम बड़ी उत्सुकता से अधीर होकर माननीय जो मुख्य वक्ता महोदय का स्वागत करते हैं, और एक बार फिर हृदय के अंतस्थल से संपूर्ण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे समस्त राष्ट्रवासी, हमारे भाई बंधुओं समस्त नगर को हार्दिक स्वागतम। शुभम सर्वेभ्यः शुभम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत, हार्दिक स्वागत के लिए। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सभी के मध्य अकादमिक जगत की एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिन्होंने न केवल राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अकादमिक जगत की कन्या विधाओं में भी विगत कई दशकों से अपना परिचय पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फैलाया है। आपका व्यक्तित्व आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में अपनी पहचान रखता है। मैं बात कर रहा हूं आज इस गांधी जयंती कार्यक्रम के विशिष्ट वक्तव्य के लिए मुख्य वक्ता के रूप में पधारे प्रोफेसर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के। जितना विशाल आपका व्यक्तित्व है उतना ही मधुर, सौम्य, सरल स्वभाव, सरल, सहज और मिलनसार आपका व्यक्तित्व है। मुझे जब भी किसी प्रकार के सहयोग की और मार्गदर्शन की आवश्यकता मिलती है तब आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा ही प्राप्त होता रहा है। आप अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मैं इस विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों, श्री रणवीर परिसर जम्मू की ओर से आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता विषय पर बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर। धन्यवाद योगेंद्र जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? इशारा करेंगे। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर जी। चलिए, आपको श्री रणवीर परिसर जम्मू संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय के मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी मित्रों, इस कार्यक्रम से देश भर के अन्य स्थानों से जुड़े हुए सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। मैं जहां बैठा हुआ हूं, यह स्थान महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि है। महात्मा जी जब इंग्लैंड पढ़ने चले गए थे बैरिस्ट्री करने के लिए और वहां से फिर दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने लगे, तो लगभग 24-25 साल भारत से बाहर रहे। उनके किशोरावस्था के अध्ययन के समय से लेकर और प्रौढ़ बनने तक वो भारत से बाहर ही रहे। भारत में 1915 में आए और 1915 के बाद पहली बार सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित्व के रूप में वे चंपारण ही आए। तो उनकी कर्मस्थली भारत में पहली चंपारण ही बनी। उन्होंने जिनको अस्त्र बनाया, अपने आंदोलन का उपकरण बनाया, उनकी प्रयोगशाला भी चंपारण ही बनी। इसलिए चंपारण की भूमि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में बैठना और यहाँ से एक विश्वविद्यालय का नेतृत्व करना और आप सबको गांधी पर बातचीत करना, ये परम सौभाग्य का विषय है।
आज जैसा उल्लेख अभी शर्मा जी कपूर जी कर रहे थे, आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों की स्मृति को विनम्र प्रणाम करता हूं। मैं जिस विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहा हूं उसका नामकरण भी महात्मा गांधी के नाम पर हुआ है। तो सच बात यह है कि सवेरे से आज ये छठा कार्यक्रम है और अभी 2 कार्यक्रम और करने हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है मुझे स्वयं भी आभास ना हो कि पहले कार्यक्रमों में मैंने क्या कहा है और यहाँ में क्या कह रहा हूं। कुछ पुनरावृत्ति भी हो सकती है, कुछ छूट भी सकता है। बाकी सच ये भी है कि जहां मैं बैठा हुआ हूं यहाँ 2-3 दिन से बहुत तीव्र बारिश हो रही है, तो इंटरनेट भी बहुत अधिक साथ दे इसकी भी स्थिर स्थिति नहीं है कोई, फिर भी बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले योगेंद्र मेरे विद्यार्थी ही हैं, प्रिय हैं, आत्मीय हैं, शुभेच्छु हैं और राजनीति विज्ञान के युवा अध्यापक अध्येता हैं, ऊर्जावान हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद देता हूं। और सच बात यह है कि जयपुर में जब वो अध्ययन कर रहे थे तब से लेकर आज तक वो निरंतर संपर्क में भी हैं और आवश्यकता और अनावश्यकता दोनों स्थितियों में मुझे पकड़ भी लेते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है तो पकड़ लेते हैं और मुझे उनसे इतना अनुराग है कि मैं पकड़ाई में आ भी जाता हूं। लेकिन जिस विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था, वहां मैं सशरीर भी आया था। कोविड ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम आपस में मिले ना मिले, विश्वविद्यालयों का पैसा जरूर बच रहा है। कुलपतियों को आर्थिक रूप से विश्वविद्यालय चलाने में बड़ा लाभ हो रहा है इस कोविड के समय में, क्योंकि भौतिक रूप से विद्यार्थी नहीं है तो आंदोलनों का भय भी नहीं है। अतिथियों को बुलाने के लिए कोई खर्चा भी नहीं करना है, तो ऐसे में सबको बुलाना संभव है। और गांधी जयंती एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पूरे देश के लिए, विश्व के लिए। हम सब महात्मा गांधी को भारत की थाती मानते हैं, भारत की संपत्ति मानते हैं, भारत की पहचान मानते हैं, भारत की ऐसी अनोखी विलक्षण विशिष्ट प्रतिभा मानते हैं जिसके आधार पर विश्व भर के सामने कहते हैं हम उस देश के निवासी हैं जिसने महात्मा गांधी दिए विश्व को। हम कहते हैं जिसने बुद्ध दिए हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था पिछले कुछ एक वर्षों से ऐसी हो गई है, ये कहने का साहस तो सामान्य रूप से अकादमिक समाज और राजनीतिक समाज में नहीं है कि भारत ने राम दिए, भारत ने कृष्ण दिए। ये साहस तो हम में किसी में नहीं है कहने का, लेकिन ये कहने का साहस जरूर है भारत ने बुद्ध दिए, भारत ने गांधी दिए। तो गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में उनके जीवित रहते हुए भी लोगों को अविश्वास सा रहता था, ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। आइंस्टीन से लेकर विंस्टन चर्चिल तक ये जरूर विश्वास करते रहे, सोचते रहे ऐसा कैसे हो सकता है, और ये भी कहते रहे आने वाली पीढ़ियां भरोसा कर पाएंगी क्या कि एक ऐसा आदमी अधरंगा फकीर जिसे कहा गया, वो विश्व भर में अपने सूर्य को अस्त न होने देने के अहंकार से भरे हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती दे सके। वह अधरंगा फकीर जो एक टूटी चप्पल, एक लाठी, एक धोती के सहारे पूरे देश भर में घूमता रहा, जो गुजराती भाषी होते हुए अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष जिसने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से गुजार दिए, भारत की प्रमुख संपर्क भाषा को जाना नहीं, लेकिन फिर भी, और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा के बारे में जिसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। एक बैरिस्टर जो केवल फर्स्ट क्लास में अंग्रेजों के साथ यात्रा करने के अधिकार से वंचित किए जाने मात्र से तिलमिलाकर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों के प्रति लड़ने मात्र में संलग्न था, वह भारत आने के बाद एक ऐसे आंदोलन को
जो भारतीय समाज में अभिजन कहे जाने वाले वर्ग को भी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति चिंता मात्र से संपृक्त आंदोलन था, उसको जन जन का आंदोलन बना देने वाला व्यक्ति, उसको गांव गांव पहुंचा देने वाला व्यक्ति, पाश्चात्य वस्त्रों की होली जलाने का साहस करा देने वाला व्यक्ति, विश्व भर के सामने ये घोषणा कर देने वाला कि विश्व को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति जो एक छोटी सी पुस्तक के माध्यम से भारत के भावी संकल्पना का संपूर्ण खाका 1909 में प्रस्तुत करने के बाद अगले 30 वर्ष 40 वर्ष तक उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार न करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण न करते हुए भी 1921 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक अध्यक्ष को, प्रत्येक प्रस्ताव को, प्रत्येक निर्णय को, प्रत्येक क्रियाकलाप को नियंत्रित, नियमित, निर्धारित, निश्चित करने वाला व्यक्ति, अपनी इच्छा के विरुद्ध चुने गए सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षत्व को स्वीकार न करने की अपनी छटपटाहट को सार्वजनिक कर देने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक एकीकरण के लिए अपने शव पर भारत के विभाजन की बात कहते हुए भी भारत के धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार कर देने वाला व्यक्ति, अपने विरोधी से विरोधी के विचार के साथ भी तार्किक रूप से विमर्श करने को उद्यत व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरुदेव की उपाधि देने वाला व्यक्ति, उनकी अंतरराष्ट्रीयवाद से राष्ट्रीयवाद की व्याख्या में संलिप्त होने वाला व्यक्ति, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समाज सुधार के संपूर्ण आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से पूना पैक्ट के माध्यम से ही सही, राष्ट्रीय सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से ही सही, समाज सुधार के वृहत लक्ष्य के कारण ही सही जोड़ देने वाला व्यक्ति। महात्मा गांधी के जीवन के ऐसे आयाम हैं, इतने आयाम हैं, जिन्हें समझना उस समय भी बहुत सारे लोगों के लिए कठिन था, बहुत आकर्षण था, बहुत कौतूहल था, जिज्ञासाएं थी, उत्कंठाएं थी, उत्सुकताएं थी। लोगों को लगता था ऐसा कैसे संभव है, एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर पाएगा। सरोजिनी नायडू कहती थी गांधी को गरीब रखने में हमको बड़ा खर्च करना पड़ता है, लेकिन गांधी इस उक्ति के बाद भी सामान्य भारतीय नागरिक की दारिद्र्य से उत्पन्न पीड़ा, वेदना, व्यथा को समझते थे और उसके साथ स्वयं को संपृक्त करना जानते थे। गांधी का एक वस्त्र धारण करना सांकेतिक रूप में कितना ही हमको लगे, लेकिन वह भारत के नागरिकों से उनके जोड़ने का एक कारण यह भी है। किसी भी स्थान पर निर्भीक भाव से अपने विचारों को असहमतियों की चिंता न करते हुए अभिव्यक्त कर देने का साहस महात्मा गांधी ने 1915 में भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर भारत घूमने के लिए निकलते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक दशा, सामाजिक व्यवस्था, उसका कोई बहुत आभास नहीं है। तब भी गांधी भारत को समझते समझते जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर वाराणसी पहुंचते हैं, वो अतिथि नहीं है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है बोलने के लिए। मंच पर एनी बेसेंट बैठी हैं, वायसराय बैठे हैं, भारत के बड़े बड़े राजा रजवाड़े बैठे हुए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय उनके आग्रह पर उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। तब तक वो महात्मा गांधी नहीं बने, तब तक उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया है, चंपारण भी नहीं आए, और फरवरी 16 में वो खड़े होकर मंच से एनी बेसेंट और वायसराय की उपस्थिति में राजा महाराजाओं को धिक्कारते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं और कहते हैं आप जिस भाषा में बोल रहे हैं वो भारत की भाषा नहीं है। मैं गुजराती भाषी हूं, लेकिन तब भी टूटी फूटी हिंदी में बोल रहा हूं। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं,
ये गुलामों की भाषा है। और आपने जो ये अहंकार के अलंकार पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, भारत की गरीबी दरिद्रता को देखते हुए, दरिद्र नारायण को देखते हुए आपको इन पर लज्जा आनी चाहिए। आपको नहीं आती है, मुझे आती है। यहां तक वो शब्द का प्रयोग करते हैं, मुझे आपके इन आभूषणों को देखकर घिन आ रही है। एनी बेसेंट मंच से उतरने लगती हैं। तब भी गांधी अपने वक्तव्य को रोकते नहीं है, क्योंकि महात्मा बनने से पहले से लेकर महात्मा बनने के बाद तक गांधी में एक बात सुनिश्चित है, वह अपने विचार पर दृढ़ हैं, सुनिश्चित हैं। उसमें किसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन करने को उद्यत नहीं है। वह अपनी समझ के अनुरूप स्वयं को संशोधित परिवर्तित करते तो हैं, लेकिन उनकी मुख्य धारा वही है। उन्होंने जो मुख्य धारा अपनी माता से प्राप्त की, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे को ब्रिटेन के अध्ययन के समय कुछ बातें बचाए रखी। वो जो उनको बचाए रखी, उनकी सनातनी हिंदू संस्कारी माता के मानवीय मूल्य महात्मा गांधी अपने जीवन के लगभग 80 साल साथ संजो कर रखते हैं, और वही उनके व्यक्तित्व की भारतीय। अंजन जी सर, मैं ये सुनाओ, एक कैरी मीटिंग चलाई है। रोहित जी जोर से बात करनी है, आपकी वजह से थोड़ा सो रहा है। योगेश जी इनका कुछ पारिवारिक विषय समाप्त हो जाए, म्यूट हो जाओ बेटा। तो महात्मा जी अपने पूरे जीवन में कभी भी, महात्मा जी क्या कहे, महात्मा जी नहीं सर, क्या कहे महात्मा जी। कौन हो तुम, म्यूट करो पहले, बाद में बोलना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी तकनीक और प्रौद्योगिकी का परिणाम है। प्रौद्योगिकी कुछ अपने साथ फल फूल लाती है। अब प्रश्न है महात्मा जी की प्रासंगिकता आज के समय। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में देखूं, तो महात्मा जी की प्रासंगिकता प्रत्येक राजनीतिक दल को बड़ी अच्छी तरह मालूम है। उसका परिणाम है, महात्मा जी ने जीवन भर जो लिखा, वो संपादक थे, 2 समाचार पत्र निकालते थे फिनिक्स आश्रम में, जो उन्होंने डरबन में बनाया हुआ था। भारत में आने के बाद भी समाचार पत्र निकालते थे। नवजीवन ट्रस्ट से उनका बाद में झगड़ा हो गया था। नवजीवन ट्रस्ट वालों ने 1946 के आसपास उनसे कह दिया, आप जो कहते हो लिखते हो उसे हम छापना बंद करेंगे, आपसे हमारा संबंध ठीक नहीं है। उनके विचारों में मतभेद हो गया था, लेकिन तब तक भी वे समाचार पत्रों के लिए लिखते थे, वे भाषण देते थे, प्रवचन देते थे, प्रार्थना सभाओं में बोलते थे, पत्रों के बड़े लंबे लंबे उत्तर देते थे। वो सब इतनी सामग्री एकत्रित हो गई है, 100 खंडों में महात्मा वाङ्मय प्रकाशित हुआ है। मुझे लोग बताते हैं कई हजार पुस्तकें यूरोप में लिखी गई महात्मा जी पर। यहां तक कि एक बड़े विद्वान है, उन्होंने पोस्ट मॉडर्न गांधी पुस्तक लिखी है, उत्तर आधुनिक गांधी। गांधी की व्याख्याएं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके बड़े प्रिय शिष्य हैं। वो कहते थे गांधी का एक कुपाठ भी है। भारत में बड़े बड़े वामपंथी आजकल गांधीवादी हो गए। गांधी ने वामपंथ की आलोचना जितने कठोर शब्दों में की, उतने कठोर शब्दों में वामपंथ की आलोचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी नहीं की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत में वामपंथ को भारतीयता का, भारत के भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, लेकिन गांधी उससे आगे जाते थे। गांधी ने वामपंथ की उससे कठोर आलोचना की, और आज राजनीतिक कारणों से ऐसा लगने लगा कि गांधीवाद के नाम पर वामपंथी विचार की वैतरणी पार करने वाले लोग एक नाव बना सकते हैं, वो बनाकर घूम रहे हैं। ये भी एक उपयोगिता है, ये भी प्रासंगिकता है। दिल्ली में चुनाव के बाद राजघाट पर जाकर एक शपथ लेना, गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर और लौट आना, नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम था, यहीं मिथिला के रहने वाले थे, बिहार में जहां बैठा हुआ हूं मैं। राजनीतिक कवि थे, प्रयोगवादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे, सांस्कृतिक कवि थे। बंगला में, मैथिली में, संस्कृत में, हिंदी में
कई भाषाओं में लिखते थे और बड़ा कठोर लिखते थे, कड़वा लिखते थे। नेहरू जी के लिए उन्होंने ये तक लिख दिया, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाना एक सांकेतिकता है, एक प्रतीकात्मकता है। ऐसे ही गांधी का एक प्रतीकात्मक मूल्य है, एक प्रतीकात्मक प्रयोग, प्रासंगिकता है कुछ लोगों की दृष्टि में। उनके लिए गांधी विभिन्न स्थानों में हैं, वे कुछ कार्यक्रमों में हैं, 2 अक्टूबर को हैं, 30 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में हैं, प्रभात फेरी में हैं, कुछ शोध केंद्रों में हैं, कुछ किताबों में हैं, कुछ कविताओं में हैं, कुछ मूर्तियों में हैं, कुछ मालाओं में हैं। लेकिन गांधी की प्रासंगिकता मात्र इतनी होती तो मैंने प्रारंभ में कहा, गांधी तो भारत की संपत्ति है, ऐसी संपत्ति है जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर दूसरे देश ईर्ष्या करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने जीवन का उनको आदर्श मानते हैं। नेल्सन मंडेला जेल में पड़े हुए रहकर दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इस 21वीं सदी के कुछ समय पहले तक भी गांधीवादी रास्ते पर चलने की बात करते हैं। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़े नेतृत्व करने वाले लोग गांधी का स्मरण करते हैं। उनके लिए तो गांधी ऐसे प्रतीकात्मक नहीं हो सकते। इसका अर्थ है गांधी की प्रतीकात्मकता कुछ लोगों के लिए आडंबर का कारण हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आवरण का कारण हो सकती है, लेकिन जिन्हें गांधी में दूर तक कुछ दिखाई पड़ता है वो देखना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। तो बहुत दूर तक देखने में हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा स्पष्ट करना होता है, और फिर स्पष्ट करते समय हमारी समझ में आएगा गांधी सचमुच में जब अपने आंदोलन को अपने उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रीयत्व प्रदान करते हैं तो उनका राष्ट्रवाद जिस पर वो बहस करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, वो कैसा राष्ट्रवाद है? क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आज का? क्या वो राष्ट्रवाद है जर्मनी वाला? क्या वो राष्ट्रवाद है जो आज हम उन देशों में देख रहे हैं जो धर्म विशेष के आधार पर 50 से अधिक स्थापित कर दिए गए हैं? क्या वो राष्ट्रवाद है वो जो आज हमारे पड़ोस के पड़ोस में हिंसा का तांडव मचा रहा है? नहीं, गांधी इन सबके समाधान नहीं है, लेकिन गांधी इन सबके समाधान के मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति अवश्य हैं। गांधी में इन सबके समाधान के सूत्र अवश्य हैं। वे सूत्र गांधी स्वयं कहां से प्राप्त करते हैं? और मैं कहता हूं अपनी माता का बार बार स्मरण करते हुए, गांधी भारतीयता का मूल मंत्र, इसकी पहचान, जिसके लिए मैंने कहा हम गर्व से नहीं कह सकते, लेकिन गांधी कहते हैं कि भारत का लक्ष्य होगा राम राज्य की स्थापना। वह राम राज्य हिंदू राज्य नहीं है, वह राम राज्य धर्म राज्य नहीं है, वह राम राज्य भगवान श्री राम का राज्य नहीं है, वह सुशासन है, वह गुड गवर्नेंस है, वह उत्तरदायी पारदर्शी शासन व्यवस्था है। वह राम राज्य धार्मिकताओं से परिपूर्ण आडंबरों कर्मकांडों से संयुक्त नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति के अंदर के अंतर्निहित कर्तव्य, दायित्व, धर्म बोध को निरंतर सतर्क, सजग, जागृत रखने की अवस्था वाला राम राज्य। इसीलिए गांधी स्वयं को सनातनी हिंदू घोषित करने का साहस रखते हैं। इसीलिए गांधी बार बार ये घोषणा भी कर देते हैं कि मैंने बहुत कुछ गीता से सीखा है। इसीलिए गांधी कहते हैं कि संसार भर का साहित्य, भारत की सारी संपदा, अकादमिक, बौद्धिक, यदि किसी दुर्घटना में नष्ट हो जाए, अग्नि को प्राप्त हो जाए, जल में समाहित हो जाए, तब भी यदि ईशावास्योपनिषद बच जाए तो भारत बचेगा, और भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। यह भारत की मूल आत्मा ईशावास्योपनिषद का मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो ईश्वर से व्याप्त है, इसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। श्री कृष्ण ने जिसे अनासक्ति योग कहा गीता में, आसक्ति भाव से नहीं,
और उपभोग का त्याग पूर्वक उपभोग में त्याग महत्वपूर्ण नहीं है, उपभोग तो करना है। वन में जाकर तपश्चर्या नहीं करनी है प्रत्येक व्यक्ति को। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान तो रखे, अपरिग्रह के माध्यम से रखे, ब्रह्मचर्य के माध्यम से रखे, सत्य और अहिंसा पर आश्रय लेते हुए रखे, दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए रखे। अहिंसा परमो धर्म का विचार जिससे महावीर प्रभावित होते हैं, वह विचार को गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में लाते हैं। सविनय अवज्ञा के विचार को गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में लाते हैं। मांडुक्य उपनिषद के सत्यमेव जयते के विचार को गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में लाते हैं। आत्मबल के औपनिषदिक विचार को गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में लाते हैं, लेकिन उसे एक नए कलेवर में लाते हैं, एक नई प्रस्तुति में लाते हैं, एक नए स्वरूप में लाते हैं। यह गांधी की विशिष्टता तो है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात की ओर भी इंगित करता है कि गांधी भारतीयता के 20वीं सदी के सबसे बड़े संवाहक हैं। और यदि गांधी भारतीयता के संवाहक हैं तो वो केवल पश्चिम द्वारा सिखाई गई या पश्चिम की जिन राजनीतिक वैचारिक सैद्धांतिकी में उनको अटूट विश्वास था, और अद्भुत बात, जिस औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध वह युद्ध लड़ रहे हैं, उसके इस न्याय, बंधुता, समानता, इस सब में लोकतंत्र, इन मूल्यों में उनका बड़ा विश्वास है। और वो मानते हैं कि हाँ, ब्रिटेन खराब नहीं है, उसके कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, बस क्योंकि वो मनुष्य मात्र की श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं। मनुष्यों के चरित्र निर्माण को प्राथमिक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या से 4 दिन पहले अपने सचिव को लिखवाए हुए भाषण में कहते हैं, भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, प्रशासनिक स्वतंत्रता मिल गई है, भारत को अब अपनी आध्यात्मिक नैतिक स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ करनी है। इसीलिए बकरी के दूध पर भी बात करते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य पर भी बात करते हैं, इसीलिए मनुष्य के व्यक्ति निर्माण पर उनका बल अधिक है, उनका बल संस्था निर्माण पर नहीं है। इसीलिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को कठोर शब्दों में, भर्त्सनापूर्वक शब्दों में संबोधित करते हैं। उनका कोई विश्वास इन संरचनाओं पर नहीं है। आज की पंचायती राज व्यवस्था के आलोक में, परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो गांधी भारत में पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात चाहते हैं। स्वावलंबी गांव की बात करने वाले गांधी कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना की बात करते हैं। वे समझते हैं कि ब्रिटेन की मिलों के संवर्धन के लिए, उनके रक्षण के लिए भारत के कुटीर उद्योग को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया है और ग्रामीण समाज के आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाई गई है। उसके लिए ग्रामीण समाज में एक आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना अपना लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में यह समझना होगा, गांधी संपूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, संरचनाओं में, प्रक्रियाओं में, शिक्षा में, व्यक्ति निर्माण में, सब में, सभी आयामों में एक विचार रखते हुए। इसीलिए बुनियादी तालीम की बात करते हैं। जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर कस्तूरबा को कई महीने उन्होंने बुनियादी तालीम के महाविद्यालयों की व्यवस्था के लिए छोड़ दिया था। कुछ लोगों को गुजरात से लेकर बुला लिया, यहां पर चलाओ। हालांकि उनके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं यहां, लेकिन बुनियादी तालीम का उनका विचार भारतीय पारंपरिकता से उत्पन्न और स्थानीयता को महत्व देता हुआ विचार। जोगेन जी ने प्रश्न, आज के विषय को एक प्रश्न के साथ संबोधित कर दिया है, संबद्ध कर दिया है, वह है वो समकालीन प्रासंगिकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूलतः इसी स्वावलंबन की ओर ले जा रही है।
भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के समय आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, वो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना महात्मा गांधी के स्वावलंबी समाज से उत्पन्न होती है। तो महात्मा जी आज इस रूप में कहना थोड़ा अन्याय होगा और एक असत्य भी होगा यदि मैं कहूं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जो कहा, हमें उनके बताए आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए, ये सब मिथ्या है। लेकिन सच बात यह है, महात्मा गांधी भारत की एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा है, भारत की समेकित, शाश्वत, अक्षुण्ण सांस्कृतिक, बौद्धिक चिंतन परंपरा के ऐसे समर्थ हस्ताक्षर हैं जिन पर हमें गर्व भी होता है, जिनसे हमें कई बार बेचैनी भी होती है, अकुलाहट भी होती है, कहीं कहीं असहमति भी होती है, चिंता भी होती है, व्यग्रता भी होती है। लेकिन गांधी अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे भी रखते हैं, इसलिए गांधी को नकारना संभव नहीं होता। गांधी को स्पर्श करने में यह चिंता अवश्य लगती है कि हम वैसा बन पाएंगे, और वैसा नहीं बन पाएंगे तो हम संपूर्ण प्रतिकृति बनने की बजाय हम गांधी के प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रियाकलाप को जस का तस स्वीकार करने के स्थान पर यह मन में लाएं। क्या कारण हुआ कि आजादी के 70 साल बाद भारत के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के मंच से कहना पड़ा कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी बड़े कठोर शब्दों में स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। भारतीयों की सड़क पर थूकने की दुष्प्रवृत्ति की निंदा न करते हुए वो व्यंग्य में कहते हैं, भारतीय सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर इतना थूकते हैं कि एक दिन में सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो भारत में कुल इतने ही अंग्रेज हैं कि डूबकर मर जाएंगे। गांधी तब भी चिंतित हैं। 1917 में अप्रैल में मोतिहारी उतरने के बाद वो यहाँ की गंदगी से चिंतित हैं, और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री को 2014-15 में कहना पड़ा कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। हमारी इस यात्रा में गांधी हमारी सांकेतिकताओं में ही हमारे साथ रहे हैं, हमारे आडंबरों में ही हमारे साथ रहे हैं। हमने न उन्हें अपनी संवैधानिक संरचनाओं में अंगीकार किया, न अपने अभिकरणों में स्वीकार किया, न अपनी कार्य व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया। इसलिए गांधी पर विचार करते समय हमें एक बार अपने पर भी विचार करना है, आत्मालोचन भी करना है, आत्मावलोकन भी करना है, और ये समझना है। मैं कहता हूं कोविड-19 के संकट ने हमारी भी आंखें खोली हैं, सबकी आंखें खोली हैं। 1990 में जब गोरबचोव वामपंथ के अवसान की घोषणा कर रहे थे, अचानक किसी को अंदाजा भी नहीं था, विश्व भर के सामने वो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका, आपको याद होगा मित्रों को, उदारीकरण, खुलापन ला रहे थे बंद वामपंथी समाजों में, और बलपूर्वक बनाए गए साम्यवादी शासनों में। उसके बाद से ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की गई, इतिहास के अंत की घोषणा की गई, विचारधारा के अंत की घोषणा की गई। ये सब घोषणाएं विश्व भर के अकादमिक समुदाय ने पूंजीवाद के यशोगान के रूप में की, पूंजीवाद की एक छत्र जयगाथा के रूप में की। लेकिन कोविड-19 ने हमारे आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि ये यशोगाथाएं, ये जयगान, ये शंखनाद झूठे थे, मिथ्या थे। स्वयं को शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न कहने वाले राष्ट्रों को हमने दयनीय अवस्था में देख लिया। भारत जैसे राष्ट्रों के समक्ष दवाई मांगने के लिए मजबूर देख लिया, विवश देख लिया। लेकिन भारत के पास एक अवसर आया है। बहुत सारे मित्रों ने कोविड के प्रारंभिक संघात के समय कहा, क्योंकि चीन वैश्विक राजनीतिक समुदाय में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक खलनायक जैसा बनकर उभर रहा है,
तो वहां पर पहुंची हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आ जाएंगी और हम सब फल फूल जाएंगे। लेकिन वो फलना फूलना छायावाद के कवि पंत जी की कविता जैसा है। सुमित्रानंद पंत ने कविता लिखी और उन्होंने कहा, जब मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की खलदार मसूर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने एक न पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब चूर हो गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, तृष्णा को रोपा था, ममता को सींचा था। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। महात्मा जी भारत के नहीं विश्व भर के मानव को समत्व पूर्वक देखने के अभ्यस्त थे और वे मानव की पीड़ा को अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से संयुक्त करना जानते थे। इसलिए वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता खोजते हुए हमें ये समझना होगा, हमारी सारी रिश्ते सामान्यतः और अकादमिक समुदाय की दृष्टि भी बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, केवल दो स्थानों में जाती है, एक ऐश्वर्य के स्थान पर, एक सत्ता के स्थान पर। ऐश्वर्य का स्थान समृद्धि का, वैभव का, ऐश्वर्य का स्थान है, भौतिक संपन्नता का स्थान है, और सत्ता का स्थान निर्णय का, शक्ति का स्थान है। विचार के स्थान की ओर हमारी दृष्टि भी नहीं है। ऐसे में गांधी आज हमको विचार के स्थान की ओर यदि थोड़ा सा भी प्रवृत्त कर सके तो हमारे इन अकादमिक अनुष्ठानों का सही पाथेय होगा। मैं एक बार पुनः प्रियवर योगेंद्र और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नमस्ते सर, बहुत बहुत आभार आपका। और आपका उद्बोधन हमेशा ही हम सबको प्रेरणा देता है। आपने गांधीवादी मूल्यों को शुरू से लेकर आखिर तक वर्तमान परिवेश में भी आपने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया। और आपने सबसे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का कि आप इतने व्यस्त हैं आज के दिन में। और आज क्या बोलते हैं, आपकी स्थापना दिवस है विश्वविद्यालय का, इतने सारे कार्यक्रम हैं और उसमें इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे विश्वविद्यालय को आपने समय दिया, तो उसके लिए मैं एक बार परिसर की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के हमारे माननीय कुलपति और हम सभी के संरक्षक, मार्गदर्शक, वेदांत और न्याय के विद्वान, जिनके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने जब से कार्यभार संभाला है तब से ही आप निरंतर विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए लगे हुए हैं। आप लगातार विश्वविद्यालय की प्रगति, कार्मिकों, अध्यापकों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर क्रियाशील हैं, कार्यशील हैं। हम सभी चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को निरंतर आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहे। मैं माननीय कुलपति जी को गांधी जयंती के अवसर पर संरक्षक वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कुलपति जी। दीक्षित जी शायद कुलपति जी नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं, जुड़ गए थे सर, बीच में जुड़ गए थे। जुड़ गए थे सर, जुड़ गए थे। उनका दिखा रहा था सर इसमें। सर जुड़े हुए हैं। कुलपति जी का उद्बोधन चुके हैं। नमो नमः। सर जुड़े हुए हैं। मेरा का नहीं खसा आप क्या करना है, ये बताइए। 3 बजे निकल जाइए।
नहीं अभी क्या हो जाएगा एक मिनट ऑनलाइन चला रही कोई प्रोग्राम अच्छा कुलपति सर तो कुलपति जी सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है सर आपके। हाँ सर जुड़े हुए हैं लेकिन उससे म्यूट है शायद माइक सर का। हाँ सर प्रणाम सर, थोड़ा माइक अनम्यूट कर देंगे तो आवाज आएगी। सर माइक म्यूट से हटाइए। दीक्षित सर एक बार फोन कर सकते हैं अपन? फोन करेंगे तो फिर लेफ्ट हो जाएंगे। सर ही करते हैं फोन एक बार। वो बाहर दीपक बैठता है सर, दीपक को करें क्या, बाहर जो बैठते हैं पीए सीट पर? जी दीपक को करिए। जी जी ठीक है। बोल कुछ। सर ढंग से आवाज नहीं आ रही। नहीं रहा इसलिए आवाज नहीं आ रही। सर अभी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैडम? बात की बात हुई क्या मैम, रानी मैम आपकी? जी सर बात हो गई है, वो आज दीपक नहीं है, वो छुट्टी पर है, पर हरी अवेलेबल है। हरी से बोला है वो अभी अनम्यूट करके और उस जगह ले जा रहा है जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर हो कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक। जी अभी तो सर लेफ्ट हो गए।
में भी प्रॉब्लम है सर। इसमें कुछ कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, तो वो तकनीक की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं कई लोग। इसमें वो फोन नंबर मांग रहा है, कोड नंबर मांग रहा है। हाँ, इसमें कुछ समस्या हुई तो बहुत सारे फिर लोग कौन? इसमें कई जुड़ नहीं पाए। व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं सर, कई सारे लोग नहीं जुड़ पाए। इसमें लिंक में कोई दिक्कत थी, टेक्निकल कोड नंबर पूछता है इसमें, तो उसकी वजह से बड़ी नहीं दिक्कत तो हुई है लोगों को। सर जहाँ पर ZRVC लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं पूछेगा सर कोड नंबर। सर तो शायद जुड़े नहीं हैं। क्या सर? अभी लेफ्ट हो गए हैं गुरु जी। पहले जुड़े थे लेकिन अभी हैं नहीं। क्या करें सर, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम, क्या बताइए आप, या इंतजार करें चलिए। 5 मिनट? सर जब जुड़ जाएंगे तभी। बढ़ाएं फिर आगे कार्यक्रम को। हाँ जी सर, आगे बढ़ाइए। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री रणवीर परिसर के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। काम कर रहा है। आप सदैव संस्कृत और परिसर की प्रगति तत्पर रहते हैं और ऐसे अकादमिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है। उद्बोधन के लिए एक बार सभी को नमस्कार करता हूँ। ये हमारे परिसर का सौभाग्य है कि आज हमारे परिसर में इस परिसर के इस कार्यक्रम में दो कुलपति जी जुड़े हुए हैं। एक तो अति मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी से, और हमारे संरक्षक जो हमारे आचार्य हैं, गुरुजी हैं, सब कुछ हैं, हमारे विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहते हैं, सदा कार्यरत रहते हैं। आज ही नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूं। जब भी इनकी विशेषता यही है हमारे कुलपति जी की, चाहे छोटे से छोटे स्टाफ हो और या बड़े से बड़े, सबसे इनको बहुत लगाव है। और सभी अध्यापक हों, कर्मचारी हों, चाहे जो भी हों, इनको बहुत दिल से चाहते हैं। और यही हमारी कुलपति जी की विशेषता है। संयोग से जुड़े तो हैं, जुड़े थे, लेकिन कुछ तकनीकी असुविधा के कारण उनका व्याख्यान नहीं सुन पाया। हो सकता है फिर से जुड़ जाए तो उनके सुन लेंगे। लेकिन एक बात आप सोच लिए, जो आज जो व्याख्यान हम सुने हैं वो तो साक्षात हमें जैसे गांधी युग में लेके चले गए थे। और उनकी एक दो बातें हमको बहुत अच्छी लगी, जिसका उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी कब हुए थे, गांधी युग कब था, और इतने दिनों बाद अब स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत के बारे में भारतीय अब सोच रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि उस समय से भी गांधी जी का विचारधाराओं में ये मुख्य है कि आत्मनिर्भर बनना है और देश को भी आत्मनिर्भर बनाना है। फिर भी इतने दिनों से यह कार्य नहीं हुआ, जिसे वर्तमान सरकार के द्वारा ये दोनों पदक्षेप लिया गया है। और मैं इन सब बातों को इस व्याख्यान के माध्यम से संपूर्ण हमारे छात्र जितने हैं, अध्यापक हैं और कर्मचारी हैं, और देश भर के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में अभी, उन सबको उस युग का, गांधी युग का दर्शन करा दिया है हमारे मुख्य अतिथि जी ने। और उसी समय ऐसा लग रहा था, जब व्याख्यान सुन रहा था, तो जैसे उसी युग में हम पहुंच गए हैं और साक्षात
सभी क्रियाकलापों का दर्शन, गांधी जी के आदर्शों का दर्शन कर रहे हैं। आज इस अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर, हमारे मुख्य अतिथि ने आकर के हम लोगों को ये उस युग का सैर करा दिया है। इसलिए हम बहुत आभारी हैं। हमारा परिसर भी बहुत आभारी है। वास्तविकता वही है, गांधी जी के जीवन से गांधी जी का शिक्षा दर्शन हो, गांधी जी का जीवन दर्शन हो, या जो भी है वह अनुकरणीय था, अनुकरणीय है और अनुकरणीय ही रहेगा। चाहे जो भी युग आए, सभी युगों में गांधी युग चलता ही रहेगा। और इसलिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। गांधी जी के आदर्शों को कभी अपने से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और हम उन्हीं के आदर्शों पर चलकर भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो शिक्षा वर्ग है, शिक्षण वर्ग है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, योगदान होना भी चाहिए। क्योंकि जब हम गांधीवादी आदर्शों को लेकर शिक्षा को ले चलेंगे, तभी भारत का निर्माण हो सकता है। और अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है। अध्यापकों में ये आदर्श, गांधीवादी आदर्श यदि आ जाए, तो वो छात्रों को उन आदर्शों के मुताबिक छात्रों का निर्माण कर सकेंगे। और फिर गांधी युग का पुनः आगमन भारत में हो सकता है। मैं गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूं। और मुख्य अतिथि जी जो हमारे समक्ष इतने अच्छे व्याख्यान दिए, उन्होंने बहुत सब कुछ कहा है। एक कुलपति के नाते भी कहा है, जो कुलपति के नाते कि ये कार्यक्रम इतने ऑनलाइन होने लगे हैं, जिससे विश्वविद्यालय का बचत भी होता है और अच्छे बचत होता है। वो तो उनकी कुलपति के नाते कहना था, लेकिन हम तो कहेंगे कि ये ऑनलाइन ही ऐसी प्रक्रिया है जो हम इतने बड़े बड़े विद्वान को कहीं भी बैठे सुन पाते हैं, किसी व्याख्यान के माध्यम से सुन पाते हैं, किसी समारोह में उनको हम जोड़ पाते हैं, और लोग भी सहर्ष इसकी स्वीकृति दे देते हैं और बहुत जुड़ जाते हैं। और इस तरह से ज्ञान का प्रसार ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में अधिक हो रहा है। और इसलिए हम आज इस अवसर पर मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी को बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं। उसके साथ ही जो हमारे परिसर के आचार्यगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनको भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये जो हमारे आधुनिक विभाग के राजनीति विज्ञान के अध्यापक योगेंद्र दीक्षित जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा परिसर सबको, जितने भी जुड़े हैं, सबको धन्यवाद देता है। वस्तुतः परिसर में जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी मिलके ही परिसर के सभी कार्यों को करते हैं। और इस तरह से हमारे परिसर में ये आयोजन जो भी हुआ है, वह भी सबका सहयोग इसमें बहुत अतुलनीय है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। यदि कुलपति महोदय, हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जुड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से समापन हो तो अच्छा है। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कुलपति जी जुड़े हुए हैं क्या सर? अभी विवेक जी जुड़े हुए हैं क्या कुलपति जी? शायद नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े, तो मुझे लग रहा है वो की दिक्कत थी कुछ उस लिंक में। उस वजह से जुड़ाव नहीं हो पा रहा। तो अब इसको समापन की ओर ले जाते। जी ठीक है। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में अवसर है इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अतिथियों, वरिष्ठ जनों, आगंतुकों और विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। इसके बीच में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक विषय विभाग के अधिष्ठाता और श्री रणवीर परिसर
के आधुनिक विषय विभाग के अध्यक्ष श्री सच्चन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे परिसर की ओर से इस सफल कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य जनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय शरद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। हम ये मान के चलते हैं कि आदरणीय कुलपति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानसिक रूप से, तो उनको कार्यक्रम में उपस्थित ही मान के आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की यशस्वी कुलपति और गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक परमादरणीय प्रोफेसर के.वी. सुब्बारायडू जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित कुलपति तथा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रणवीर परिसर जम्मू के कर्मठ व कुशल निदेशक तथा हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, हमारे परिसर के विद्वान विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक गण व प्रिय छात्र छात्रा। जम्मू परिसर परिवार के लिए ये एक अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि एक नहीं दो कुलपति हमारी अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे आज के इस कार्यक्रम में शोभायमान हो रहे हैं। हम सभी अनुग्रहित हैं कि आप दोनों ने हमें ये मान प्रदान किया। ये मान पाकर हम स्वयं को धन्य मानते हैं। हमें ये अच्छी तरह से विदित है कि आजकल हमारा विश्वविद्यालय और इसके सभी सदस्य नैक की व्यवस्था में बहुत व्यस्त चल रहे हैं और हमारे इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहे हमारे परमादरणीय कुलपति जी भी अत्यंत व्यस्त हैं। पर ऐसे में भी कुलपति जी ने हमारे लिए समय निकालने का प्रयास किया। तकनीकी कार्रवाई की वजहों से वो नहीं जुड़ पाए, वो अलग बात हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकालने का प्रयास किया। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का भी उनके ओजस्वी व विचारोत्तेजक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो बातें हमें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के स्वावलंबन, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, भारतीय मूल्यों पर उनकी श्रद्धा और आदर्शों पर भाषण ही नहीं बल्कि स्वयं चलकर उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि गांधीवाद का आडंबर नहीं होना चाहिए, गांधीवाद को आत्मसात करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है, अपने जीवन में ढालने की जरूरत है। और इनमें से एक भी चीज को अगर हम अपने जीवन में ढाल लें तो विश्व एक बेहतर स्थान बन सकता है। गांधी जी को पढ़ना, जानना और हम उनको हमारे जीवन में लाना हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। और इसी के साथ ही आज का दिन हम भारतवासियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी कितने व्यस्त रहे होंगे। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि 6 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं और 2 अन्य कार्यक्रम उनके लाइंड अप हैं, पर फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका भी हम सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। हमारे परम विद्वान व कर्मठ निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त व्यस्तताओं व तनाव की स्थिति के बावजूद आपने न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन किया बल्कि इस कार्यक्रम के लिए हर प्रकार का सहयोग भी दिया और आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय भी निकाला। उस सबके लिए तथा इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए, हमारा उद्बोधन करने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति जी जुड़ गए शायद, धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुलपति जी जुड़ गए शायद सर। जुड़ गए तो फिर उनका भाषण सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी जी सर का सुन लेते हैं। सूरज धन्यवाद पर्याप्त है और क्या? सर ये ना सर 2 मिनट शुरू में दिखा दिया, लास्ट में दिखा दिया, आज अंतिम सहायता हो गया हमारा। हाँ बोलिए सर। आपका उद्बोधन आप ही 2 मिनट। फिर आप ही का उद्बोधन सर गांधी जयंती पर। क्या करना हो गया समय तो। ओम सहना। नहीं सर, उनका इंतजार कर ही रहे हैं। ठीक।
ओम जी सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। ओम समादरणीय देवताः स्मरणीयाः एवं अद्य अस्य कार्यक्रमस्य सदा स्मरणीयाः एवं अस्माकं पिता महात्मा गांधी महाभागानां उत्सव मूर्तीनां अतः तेषां जन्मदिनम् उपलक्ष्य अयं कार्यक्रमः आयोजितः। तेषाम् अहं सदा स्मरामि। येषां त्यागेन ऐकेन अमृतत्व मानसुः इत्यादि सिद्धान्तम् अवलम्ब्य जीवनं यापनं कृतवान्, जीवनं यापनं जातं। तो तेषां विषये किं वक्तव्यं? गतवर्षं वयं स्मरामः। तो करमचंद मोहन गांधी नाम्ना ते बाल्यकालात् प्रसिद्धाः। पश्चात् एतेषां नाम महात्मा इति जातम्। तो महान् आत्मा यस्य सः महान् आत्मा, येषाम् आत्मा महात्मा महान् भवति स एव महात्मा क्रियते। तो महान् आत्मा केषां भवति? तो उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् स महात्मा सुदुर्लभः। तो उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ये गताः सौत् आफ्रिका देशं, तत्र तेषां समस्यानां सम्यक्तया स्वजीवने आनीय तादृशाः समस्याः अस्माकं भारतदेशेपि सन्ति। यथा तत्र माण्डेलमहाभागानां परिश्रमः जनता कृते तस्य स्वातन्त्र्याय यादृशी परिश्रमः तैः कृतः। तादृशैः महापुरुषैः प्रेरणां प्राप्य अस्माकं महात्मा गांधी महात्मा नाम्ना प्रसिद्धो जातः। अत्र आगत्य सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत् इति या परंपरा अस्माकं भारतदेशे आसीत्, ऋषीणां सन्यासिनाम् अद्वैत वेदांत सिद्धान्तानां सारः इत अवलम्ब्य बहवः तूष्णीं दृष्टवन्तः, अरण्येषु आश्रमेषु तपः कुर्वन्तः आसन्। तस्मिन् समये अयं गान्धी महाभागः तेषां पार्श्वे गत्वा सर्वं त्यक्त्वा हरिं भवेत्। तो हरि कः अस्ति? स हरि कः? यस्य भजनं कर्तुं भवन्तः सर्वे इच्छन्ति। उक्तौ हरिजनः, हरि येषां जनानाम् अस्ति ते हरिजनः, तादृशानाम् असमर्थानाम् अविद्याग्रस्तानाम् अन्येषां पादस्थले स्वजीवनं व्याप्तॄणां कृते या सेवा सा सेवा भवति हरिभजनम्। सर्वं त्यक्त्वा हरिं भवेत् इत्यत्र तो हरि सर्वत्र विद्यते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, स हरि सर्वेषां हृदयेषु तिष्ठति। अतः तेषां जनता जनार्दनस्य उपासनेनैव
जनार्दनस्य उपासना भवति। सा जनता का अस्ति? जनता नाम्ना एव देशः अस्ति, भारतदेशः। देशं नाम किं? केवलं भूमिर्नास्ति, वायुर्नास्ति, आकाशः नास्ति, जलं नास्ति, पंचभूतानि न सन्ति। एतैः निर्मितं यत् शरीरमस्ति, शरीरे ये आत्मा तिष्ठति, तद् आत्मविशिष्टशरीर जीवः स एव देशः। बालगंगाधर तिलक कृतवान्, देशमंटे मट्टी कादोय, देशमंटे मनुष्योय। तेलुगु में, तेलुगु भाषा उक्तमस्ति। देश का नाम केवलम मिट्टी नहीं है, देश का अर्थ है देश में रहने वाले जनता है, जन है, जीव है, इसी का नाम देश है। तो अमेरिका देश, आंग्ल देश, तत्वस्थानां जनानां नाम नहीं होता देशस्य नाम जातम्। इंग्लिश वादिनां, इंग्लिश वक्तॄणां देश इंग्लैंड देश, जर्मनी भाषा वक्तॄणां देश जर्मनी भाषा देश, फ्रेंच भाषा वक्तॄणां देश फ्रेंच देश, फ्रांस देश। सर्वत्र तेषां जनतानां या भाषा तद् वक्तॄणां जनानां नाम्नैव तद् देशस्य नाम भवति। अतः देशो नाम न केवलं दृश्यमानं जडात्मकं जगत्, देशो नाम चेतनात्मकं जीव विशिष्टं चैतन्य रूपं भारत माता। स भारत माता अस्माकं वैदेशिकानां बन्धने बद्धिता, वयं सर्वे बद्धिता स्मः। अतः आवश्यकता अस्ति मुक्तिः केवलं मोक्षः, आनंद परमानंद प्राप्ति, आत्यंत केवल या भवत मुक्ति स एव मुक्ति। उच्यते इति मुक्तिः पशुविमोचने धातु यत्र बद्धः तस्माद् विमुच्यते स मुक्तिः। पशुबन्धः अस्ति, विमोचनं भवति बन्धनात्, स पशुमुक्तः अस्ति। पक्षी अस्ति पंजरे, तत्र स बन्धितमस्ति, तस्मात् विसृज्यते चेत् स मुक्तः इति उच्यते। अतः मुक्तिर्नाम बन्धनात् मुक्तिरिति। वयं पूर्वं स्वतन्त्ररूपे सन्तः, यतोहि बन्धनम् एवं मोक्षः परस्पर सापेक्ष शब्दाः सन्ति। बन्धनं बद्धिता इत्युच्यते चेत् एते मुक्ताः पूर्वम्, अधुना बद्धाः। अधुना मुक्ताः इति चेत् पूर्वं ते बद्धाः, ते बद्धाः इति चेत् पूर्वं ते मुक्ताः। ते परस्पर आश्रयम् अन्योन्याश्रय शब्दाः सन्ति। अतः यत्र मुक्तिरस्ति तत्र बद्धः, यत्र बद्धः अस्ति तत्र मुक्तिरस्ति इति सापेक्ष शब्दः। अतः तस्मात् विमुक्तिरेव अस्माभिः कर्तव्यमिति गान्धी महात्मा केवलं परमोक्ष परमानंद प्राप्तिः, मोक्षः जन्मजरा मरणादि प्रवाहात् विमुक्तिः सदैव मोक्ष इति चिन्तनीयं। न यस्मिन् काले यस्य बाधा, यस्य बन्धनं, यस्मिन् स्थितिः अस्ति, तस्मिन् स्थितेः तस्मात् स्थितेः मुक्तिरेव मुक्तिः, बन्धनमुक्तिः तदेव स्वातन्त्र्यम् इत्युच्यते। अतः मुक्तिः अस्माभिः न केवलं परमानंद मुक्तिः, अस्माद् एकस्माद् यः मोचनं भवति स एव मुक्तिः। इत्थं विचार्य अस्माकं गुरूणां पार्श्वे कृतवन्तः गान्धी महाभागाः। अस्माकं गुरोर्गुरवः सन्ति मलयाळस्वामिनः, तेषां सम्मुखे गान्धी महात्मा उपविष्टः। उभयो चित्रं मया दृष्टं। तत्र उक्तवन्तः गान्धी महात्मा, वयं सर्वे देशविमुक्तये परिश्रमं कुर्वाणः स्मः, अतः भवताम् आशीर्वादः आवश्यकता अस्ति। अस्माकं गुरुः उक्तवन्तः, यूयं सर्वेपि स्वतन्त्राय परिश्रमं कुर्वन्तु, अहं स्वातन्त्राय परिश्रमं कुर्वामि। स्वातन्त्र्यम् इति आत्मतन्त्रम्, आत्माधीनतां। सर्वान् अहम् आत्माधीनताम् आनयिष्यामि। इन्द्रियाधीनता अस्ति, प्राणाधीनता अस्ति, सर्वेषां वयं सर्वेपि अधीना स्मः। जनता अधुना इन्द्रियविषयाधीना सन्ति, तस्मात् अहं विमुक्तिः करिष्यामि, भवान् स्वतन्त्रदेशः कुर्वन्तु इति परस्परं चिन्तितवन्तः। तादृशस्य महात्मा गान्धिनः अवतारः अस्मिन् दिने जातः, यस्मात् कारणात् वयम् अधुनापि चिन्तयामः तेषां जन्मदिनमहोत्सवविषये। तेषाम् आदर्शभूताः बहवः विषयाः सन्ति। निराडम्बरता अस्ति, निर्भयता अस्ति, निश्चिन्तता अस्ति। सर्वदा स भगवच्चिन्तनं कुर्वन् आसन्।
श्रीराम जय राम इति सर्वत्र था प्रातःकाले आरभ्य सायंकाले वा प्रातःकाले वा हरिभजनं सर्वदा कुर्वन् आसं ते। अतएव तस्य हरिभजनेनैव सामर्थ्यं प्राप्य स्वान्तर्निष्ठः आत्मप्रकाशनेनैव धैर्यं निर्भयत्वं प्राप्य सर्वेषां सम्मुखे आङ्ग्लदेशीनाम् उत्तिष्ठवान् स। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति यदुक्तम् उपनिषद्वाक्यं तदेव विवेकानन्दस्वामिभिः उक्तमस्ति। तदाश्रित्य एव महात्मा गान्धी उत्तिष्ठन्तु, स्वात्मरक्षणं कुर्वन्तु, स्वदेशरक्षणं कुर्वन्तु, स्वात्मचिन्तनम् इति उद्बोधनाय एव तेषाम् अवतारः। यतोहि भगवान् साक्षात् कोऽपि नागच्छति, एतन्निरूपेणैव अवतीर्य अस्माकं देशस्य संरक्षणं कुर्वन्ति। यतोहि भारतदेशः सुरक्षितः, भारतीय संस्कृति अस्माकं भूमिः अस्ति, चतुर्दश भुवनेषु मध्यभूमिः अस्ति भूदेशः। अत्र सुतल वितल इति सप्तलोकाः अधोभागे, स्वभूः भुवः स्वः इति सप्तलोक उभरि, मध्यमः अयं लोकः भूलोकः मानवलोकः। अस्मिन् लोके यदि समीचीनतया कार्यं सम्पादयिष्यन्ति उदारचरितानाम् इव सर्वेषां साकं समभावं पश्यन्ति, तदेव उपरि लोकः वा अधोलोकः वा गमनं भवितुम् अर्हति। तस्मात् लोकात् यदि भवान् इच्छति उपरि लोकेषु गमनं भवेत् मम इति सत्कार्यं तादृशं दैवी सम्पत्तिः सम्पादनीयः भवति, तदा ऊर्ध्वलोकेषु गमनं भवति। यदि दैवी सम्पत्तिं त्यक्त्वा आसुरी सम्पत्तिम् आश्रयामश्चेत् आङ्ग्लदेशीयानाम् इव अधोलोकाः भविष्यन्ति, अधोलोके वयं गमिष्यामः इति उपदेशः भारतदेशस्य स्वकीय उपदेशः अस्ति, स्वयं मध्ये तिष्ठेत्। अतः अस्मात् लोकात् वयम् ऊर्ध्वं वा अधो वा गमनार्थं यादृशं कर्म करिष्यामः तादृशं फलं भवति, तादृशं कर्म तादृशं फलम् इति गान्धी महात्मा महाभागे उक्तं। स्वयम् आचरित्वा सर्वान् आचरे स्थापयित्वा अस्य देशस्य पिता जातः। तादृश महापुरुषाणां महात्मा गान्धी भावनानां विचाराणाम् आचरणानां स्वकीयजीवने किञ्चिदपि वयं स्थापयिष्यामश्चेत् अवश्यम् अस्य देशस्य अस्य भूमण्डलस्य सुरक्षणा भविष्यति। एवं गान्धी महात्मना जयन्ती सम्यक्तया वयं कृतवन्तः भविष्यामः। तेषां शुभ्रता, शुद्धता, हरिभजनता इत्यादिकम् अवश्यम् अस्माकं जीवने अस्माकं मोदी महाभागैः तस्य आदर्शरूपेण तम् आदर्शरूपेण गृहीत्वा स्वच्छभारतमिति, स्वतन्त्रभारतमिति, निपुणताभारतमिति, कौशलभारतमिति, आत्मनिर्भरभारतमिति बहुविधरूपेण भारतस्य सुरक्षाकरणाय, भारतीयानाम् उद्धरणाय ते कार्यं कुर्वन् सन्ति। तादृशानां महापुरुषाणाम् अवतारः केन केन प्रकारेण भङ्ग्यन्तरेण स्वयमेव गान्धी तादृश महापुरुषाः आगच्छन्ति, वारं वारम् अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। अतः तादृश उद्बोधनेन वयम् उद्बुद्ध्य अस्माकं जीवनं सार्थकं करिष्यामः, तादृश महापुरुषाणां नित्यं स्मरणं करिष्यामः इति विचार्य अहं, यतोहि सर्वेषां भवति किञ्चित् इतस्ततः जीवने प्रारब्ध कर्मवशात् पुण्यं वा पापं वा मिलित्वा एव मानवजन्म आगमिष्यति। यदा पुण्यकर्म आगच्छति तद् पुण्यबुद्धिर्जायते, पापकर्म आगच्छति पापबुद्धिर्जायते। अतः मनुष्याणां मध्ये error is common to human being, error is common to human being, forgiveness common to God। गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है, क्षमा करना भगवान का स्वभाव है। किंतु वयं तस्य अपराधस्य समीक्षणं कृत्वा पौनः पुण्येन आवृत्ति करणे मा भवामः मा भविष्यामः
तस्य शुद्धीकरणं करिष्यामः, संशोधनं करिष्यामः इति विचार्यैव जीवनयापनं कर्तव्यं। तदेव अस्माकं जीवनम् अग्रे गमिष्यति। अवश्यम् अस्माकं भारतदेशः सुरक्षितः भविष्यति इत्यहं तेषां गान्धीमहोदयानाम् आशयानाम् अहं मनसि निधाय युष्माकं सम्मुखे किञ्चित् स्थापितवान्। तद् समये दत्तवन्तः रणवीरपरिसरस्य शिक्षकाः, आचार्याः, उपाचार्याः, चालकाः, संयोजकाः सर्वेपि रणवीरपरिसरस्य परिवारसदस्याः सर्वे धन्यवादाः विरमामि। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमें दिया और आपने इतना सारगर्भित उद्बोधन, विभिन्न आयामों को आपने तुलनात्मक का विश्लेषण किया। हम आपके बहुत आभारी हैं सर कि आपने व्यस्ततम समय से भी समय देकर मैं समय नहीं दे रहा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आज तक सुविधा यही सबसे बड़ा है, ऑनलाइन वाला सुविधा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने याद किया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद सर को धन्यवाद ज्ञापन के अगली कड़ी के लिए जोड़ता हूँ। आदरणीय शरद सर, माइक अनम्यूट है सर, माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट। कुलपति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रकार मल्टीटास्किंग करते हुए हमारे साथ आप शामिल हुए हैं, गाड़ी में भी चल रहे हैं, बाकी में भी अपने दायित्व निभा रहे हैं। ये आपकी महानता का एक न सिर्फ प्रतीक है बल्कि हम सब के लिए एक उदाहरण है कि हम सबको भी इसी प्रकार सभी कार्यों की तरफ एक समान ध्यान देना चाहिए। आपने गांधी जी के विचारों में निहित भगवत चिंतन और उन सनातन सत्यों पर प्रकाश डालने का जो ओजस्वी अपने भाषण में जिक्र किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अनुग्रहित हैं। हम जानते हैं कि आजकल हमारा विश्वविद्यालय और सभी सदस्य नैक में बहुत व्यस्त हैं और आप हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं इस अभियान में, आप भी बहुत व्यस्त हैं। आपने समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। परिसर की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी, सभी हमारे परिसर सदस्यों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार मैं श्री रणवीर परिसर के विद्वत जन जो है हमारे विभागाध्यक्ष, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र, साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर, शिक्षा विभाग के प्रोफेसर कुलदीप शर्मा, व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र दास, दर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मिश्र, और साथ ही इन सभी के साथ कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर योगेंद्र दीक्षित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने न सिर्फ बेहद अच्छे तरीके से संचालन किया कार्यक्रम का, बल्कि इसके आयोजन में उनकी एक बहुत ही पिवटल रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। आपका धन्यवाद। और साथ ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़े 100 से भी अधिक हमारे सहयोगी, प्राध्यापक गण, कार्यालय कर्मचारी गण और छात्र छात्राएं, सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और उनके सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए सभी विद्वत जनों का भी धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद सर। और इसके साथ साथ ही जो तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के विवेक भारती जी, और आज अवकाश के दिन में कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराने के लिए विशाल महाजन जी और अखिलेश शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत कि जिससे कि इंटरनेट सुचारू रूप से संचालित रहा बिना किसी बाधा के। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दीक्षित जी, शांति मंत्र करके समापन करिए। हाँ, हम लोग शुरू कर। हाँ, सर्वे दीक्षित जी लेफ्ट।
सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।